This show is presented by Jayashree College. करें अपने सपनों को साकार। नमस्कार उत्तराखंड। पिछले दिनों आपने हमें देखा अलग अलग तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट्स के दौरान ज़मीन पर, लेकिन आज हम अपने स्टूडियो पर हैं। हमारे पीछे आप देख चुके होंगे कि रंग बिरंगा हमारा स्टूडियो है और हमारे साथ एक रंग बिरंगी कमीज पहने हुए एक लड़का भी मौजूद है। मैं बताना चाहूँगा इनका नाम हर्षित है। पगडंडी का वो पहला दिन जब से हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं और अपने एक बैकहैंड पे जो काम है उसको संभाले हुए थे, लेकिन आज ये अच्छा अवसर है कि उन्हें टीवी स्क्रीन के सामने लाया जाए। तो सबसे पहले हर्षित का बहुत बहुत स्वागत है पगडंडी में। धन्यवाद दीपांशु। तो पगडंडी में हम लोग आज जो इकट्ठा हुए हैं वो है चुनावी परिचर्चा के लिए। तो चुनाव सभी राज्यों में निपट चुके हैं अभी, तो हमारे उत्तराखंड की चुनावी परिचर्चा के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारे बगल में आप लोग देख रहे होंगे उत्तराखंड का एक बहुत ही खूबसूरत सा मानचित्र लगा हुआ है जिसको हमने अभी किसी भी रंग से नहीं रंगा है जी। तो कल जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद जो उत्तराखंड का मानचित्र है अलग अलग रंगों से आपको रंगा हुआ दिखाई देगा। इसमें हो सकता है कि बीजेपी का रंग हो, इसमें हो सकता है कि कांग्रेस का रंग हो, इसमें हो सकता है आपका रंग हो, या इसमें हो सकता है कि किसी दूसरी पार्टी का रंग हो। जी बिल्कुल, इन्हीं रंगों पर चर्चा करने आज हम यहाँ मौजूद हैं। जब पीछे ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आई, चर्चा निकल के आई। और जैसा कि आपको पता है कि ग्राउंड पर हम लगातार थे, जहाँ पर हम चुनाव के बारे में लोगों से जान रहे थे। ग्राउंड रिपोर्ट्स के दौरान आपने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। जिस तरह का प्यार आपने अभी तक हमें दिया है वैसे ही आगे भी देंगे, हर्षित को भी वैसा ही प्यार देंगे। तो फिलहाल आज हम क्या बात करने आने वाले हैं ये सबसे पहले आपको बता दूं। आज हम कुछ विधानसभाओं को लेकर आए हैं जहां पर चुनाव थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आया है या जहां पर चुनाव थोड़ा सा रोमांचित करने वाला है। क्यों हर्षित? बिल्कुल दीपांशु। तो सबसे पहले जो हम लोग परिचर्चा में अपनी विधानसभा की जो चर्चा करने वाले हैं वो विधानसभा रहेगी काशीपुर। काशीपुर, क्या बात है। काशीपुर वैसे भी उत्तराखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। उत्तराखंड की जो है अलग अलग पहचान के रूप में सामने आई है। चाहे गुमावनी पंत जो कवि हैं वो काशीपुर राज दरबार में कवि रहे थे, शुरुआत वहीं से है। तो काशीपुर क्या कहता है हर्षित आपके मुकाबले? तो मेरे हाथ में कुछ आंकड़े हैं जो सोशल मीडिया का जमाना है, गूगल पे आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आप लोगों को भी शायद मिल जाए। तो काशीपुर के जो राजनीतिक समीकरण कह रहे हैं बहुत उलझे हुए हैं। तो अगर आप धनबल की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं त्रिलोक सिंह चीमा जिनका नाम है, तो जो उनकी एसेट्स जो गूगल पे मुझे मिली है और बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स पे, वो 44 करोड़ से ज़्यादा की एसेट्स है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी के जो प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीमा है वो सबसे ज़्यादा धनबल के साथ 44 करोड़ रुपए के साथ आगे चल रहे हैं जी। और त्रिलोक सिंह चीमा जो है उनके पिताजी पहले भी विधायक रह चुके हैं बड़े लंबे समय से, हरभजन सिंह चीमा। तो उनका भी एक अच्छा वर्चस्व है काशीपुर पे। तो दूसरे कैंडिडेट जो कांग्रेस के हैं वो भी हमारे राज दरबार राजघराने से जुड़े हुए हैं, चंद्र राजाओं के समय से जुड़े हुए हैं, केसी बाबा के पुत्र नरेंद्र चंद सिंह। तो मैं यहाँ पे एक बात बीजेपी कैंडिडेट के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी अलग अलग पार्टियों के ऊपर हमेशा ही परिवारवाद का जो आरोप लगाते रहती है, लेकिन यहाँ पे जो त्रिलोक सिंह चीमा जी हैं उनके पिताजी भी अपने आप में उससे पहले एक राजनीतिक बहुत बड़ी शख्सियत रहे हुए हैं। और कांग्रेस से जो कैंडिडेट हैं नरेंद्र चंद सिंह जी, उनकी जो संपत्ति है वो भी 12 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है। और उसके बाद जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं गगन कंबोज, इन्होंने भी काफी कड़ी टक्कर दे रखी है यहाँ पे। जो इनकी संपत्ति के जो मुझे आंकड़े मिले वो 78 लाख के आसपास हैं, जो कि 44 करोड़ और 12 करोड़ के मुकाबले बहुत कम है। और लेकिन गगन काम्बोज के जो सोशल मीडिया हैंडल हैं वहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी युवा उनके साथ थे और काफ़ी नए तरीके से वो अपने चुनाव को लेकर आए। तो क्या ये पैसे की जो फाइट है वो गगन काम्बोज कितना असर उस पर डालेंगे, इस पर पूरे उत्तराखंड की नज़र बनी रहेगी। बिल्कुल। और जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं दीपक बाली, उन्होंने भी कड़ी टक्कर दे रखी है। तो यहाँ पे एक तीसरा समीकरण ये उभरता हुआ नजर आ रहा है कि बीजेपी कांग्रेस को टक्कर आम आदमी पार्टी देती नजर आ रही है। और जो दीपक बाली हैं वो पूर्व में एक बहुत बड़े बिल्डर रहे हुए हैं, इनके बहुत सारे पेट्रोल पंप वगैरह चलते हैं, इनकी संपत्ति भी कोई कम नहीं है, 24 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इनकी बताई जा रही है। तो ये काशीपुर के समीकरण है। तो ये करोड़ों की बात है, करोड़ों के बीच पे लाखों की बात है। और आदमी ने किसको चुना होगा इसका फैसला तो कल होगा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि अगर कुमाऊं क्षेत्र में कहीं पर आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा करती हुई नजर आ रही है तो वो काशीपुर विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर दीपक बाली के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि वो जीत के नज़दीक रहेंगे। और लेकिन सामने क्या है, सामने हरभजन सिंह चीमा के पुत्र हैं त्रिलोक सिंह चीमा, जो कि सिटिंग विधायक रह चुके हैं। तो ये भी बड़ा देखने वाला होगा, क्योंकि एक तरफ त्रिलोक सिंह चीमा जिनको राजनीति का अनुभव है, क्योंकि पीछे उनके पिताजी खड़े हैं, या उनका क्या कहना है। दूसरी चीज़, नरेंद्र
चंद से जो कि हमारे क्या है चंद राजाओं के बहुत राजा राजघराने से आते हैं, केसी बाबा, और इन चीज़ों से उनको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हेल्प तो मिलेगी। तीसरा जो नाम है गगन काम्बोज, जिन्होंने बिल्कुल अलग तरह की राजनीति की, बिल्कुल अलग तरीके से वो सामने आए, टिकट नहीं मिलने से नाराज थे, बीएसपी पे आ गए, और जो चाहते हैं दीपक बाली। तो इन चारों के बीच बहुत ज़्यादा घमासान होने वाला है भैया। जीत तो कल आधारित होगी, लेकिन ये जो सीट है इन चारों ने बिल्कुल रोमांचित कर दी। दिपांशु, मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहूँगा। यहाँ पे हमने पैसों की बात करी, लेकिन जो चारों प्रत्याशी हैं उनकी जो पढ़ाई लिखाई उसके बारे में मुझे लगता है कि थोड़ी सी बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो कांग्रेस और बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं वो दोनों 12th कक्षा जो है अपनी 12वीं कक्षा पास करके आए हुए हैं, और जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पे ग्रेजुएट हैं और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सबसे पढ़े लिखे हुए हैं, वो MA पास। तो मुझे लगता है कि धन बल के साथ पे अब धीरे धीरे राजनीति को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पे शिक्षा की बात भी जरूर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बात होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी ने अधिकतर देखा कि जो आंकड़े सामने हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आंकड़े कह रहे हैं, या तो उन्होंने शिक्षित लोग को टिकट दिया या उन्होंने पैसे वालों को टिकट दिया। बिल्कुल सही है, आपने बहुत और सही बात शिक्षित कही। और पैसे दोनों हैं, तो फिर तो आम आदमी पार्टी ने उनको पक्का टिकट दिया ही दिया। तो बिल्कुल यह है काशीपुर के कुछ आंकड़े जो कि आपको बताएंगे। फिलहाल मैं बता दूं कि गगन काम्बोज वहां पर बहुत अच्छा वोट काटते हुए नजर आ रहे हैं। 15 से 20 हजार करीबन वो वोट काट सकते हैं। तो लोग से चीमा के लिए इतना आसान नहीं होगा सीट को निकालना, क्योंकि दीपक बाली भी सामने खड़े हैं। और यहाँ पर थोड़ा जो है नरेंद्र चंद सिंह थोड़ा सा कमजोर नजर आए हैं, लेकिन हो सकता है कि हम गलत भी हो सकते हैं कि वो भी राजघराने से आते हैं और उनकी भी वहाँ पर अच्छी पकड़ है, तो उनका भी यहाँ पर देखने को अच्छा मिल सकता है। बिल्कुल। तो आप सभी लोग देख रहे थे पगडंडी, और ये जो हमारी परिचर्चा का जो हमारा केंद्र बना हुआ था ये था काशीपुर। इसके बाद हम दूसरी विधानसभा में स्विच करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नैनीताल विधानसभा की। जी, नैनीताल विधानसभा भैया, ये विधानसभा में सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहा वो रहा वोटर। बिल्कुल। क्योंकि मैं अभी से पहले लिए चलता हूँ आपको 2017 के आसपास। 2017 के आसपास क्या था कि भगवा कुछ और हुआ करता था, हाथ कुछ और हुआ करता था। तो कमल फूल कमल, कंफ्यूज मत होइए, अब सीधे सीधे बात करता हूँ। सरिता आर्या वहां पर कांग्रेस की कैंडिडेट थी जी। और उसके बाद जो थे विनिंग कैंडिडेट जो संजीव आर्या थे, यशपाल आर्या के पुत्र, उनको दिया बीजेपी ने टिकट और बीजेपी ने बढ़िया तरीके से सीट निकाली। लेकिन अभी 1 महीने पहले क्या हुआ, बिल्कुल सामने से जो है जमीन खिसक गई दोनों के। कांग्रेस बीजेपी में आ गया, बीजेपी कांग्रेस में आ गया। कंफ्यूज होने की बिल्कुल बात नहीं है। माना अभी बता दूं कि संजीव आर्या ने जो चुनाव लड़ा वो कांग्रेस से लड़ा, और सरिता आर्या ने जो चुनाव लड़ा वो बीजेपी से लड़ा। तो दल बदल की राजनीति है। और राजनीति में आप किसी भी एक आदमी के साथ ऐसे आराम से जुड़ के रह नहीं सकते हैं, क्योंकि हर किसी को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। आपको जिस पार्टी से टिकट मिले, जिस पार्टी से ज्यादा भाव मिलने लगे, आप वहां की तरफ चले जाते हैं। जी। तो जैसा हमने देखा नैनीताल में कि जिस पार्टी को हम, जिस व्यक्ति को हम, कैंडिडेट को हम बीजेपी का समझ रहे थे वो कांग्रेस में आ गए, और जिसको हम कांग्रेस का समझ रहे थे उसको बीजेपी में आ गए। अब इसमें मुझे लगता है ये बात शायद यहाँ पर सही ना बैठे, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है यहाँ पर कार्यकर्ताओं को हुआ। बिल्कुल। वो लगा था अपनी पार्टी के साथ या नेता के साथ। अब नेता तो चल दिए और कार्यकर्ता वहां के वहां। अब कार्यकर्ता क्या करें, इसके लिए तो कोई ना कोई समाधान निकालना होगा। अब उम्मीद भी क्या हो सकती है, उम्मीद भी यही हो सकती है कि या तो सरिता आर्या या फिर संजीव आर्या, और जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो इतने जो है प्रखर सक्षम नजर नहीं आए। और उससे पहले भी टिकट में थोड़ा वहां पर आम आदमी पार्टी का विवाद हुआ था। तो यहाँ पर टक्कर जो है संजीव आर्या और जो हमारी महिला कैंडिडेट हैं उनके बीच पर है। तो देखना होगा कि यहाँ पर क्या कुछ होता है। तो ये थी नैनीताल विधानसभा की बात। इसके बाद हम स्विच करते हैं रुद्रपुर विधानसभा। यहाँ भी जो चुनाव था बहुत रंगीन हुआ जा रहा था। यहाँ पे अलग अलग प्रत्याशी थे। एक तरफ मीना शर्मा जो लेडी कैंडिडेट हैं, अपने आप में बहुत इनको स्ट्रांग बताया जाता है, और उनके अपोजिशन में बीजेपी के जो शिव अरोड़ा जी थे। लेकिन यहाँ पे बीजेपी की तरफ से एक बहुत जबरदस्त खेल हुआ कि जो ठुकराल साहब थे उनको जो टिकट नहीं दिया गया, और ठुकराल जी हो गए नाराज। और ठुकराल जी को जो नाराज हो गए तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि हम निर्दलीय लड़ा जाए। उनको चुनाव चिन्ह मिला सीटी, और पूरा जो रुद्रपुर था वो सीटी की आवाज़ से गूंजता हुआ दिखाई दे रहा था। और जमीनी स्तर पे जो हमने अपना सर्वे करा उसमें देखते हैं क्या होता है। जी। तो दीपांशु बिल्कुल आगे। तो सबसे पहले तो सीटी की बात, तो जो हमारे ठकुराल साहब हैं उन्होंने क्या किया, एक छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सबको सीटी पकड़ा दी। तो जब भी हम रुद्रपुर दौरे पे निकले तो हमें सीटी की आवाज़ सुनाई दी। तो सीटी का संबंध सीधे सीधे वहीं से था। लेकिन चलो ये तो एक चुनाव की अपने प्रचार के तरीका है, अच्छा तरीका है, साफ तरीका है, तो बढ़िया है। तो फिलहाल मैं बता दूं कि वहाँ पर
जो बीजेपी के बागी नेता हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने आए वो तो है ही हैं, उसके साथ ही शिव अरोड़ा जी जो है बीजेपी के जो वहाँ पर बहुत ही अच्छे नेता माने जाते थे, उनको टिकट दिया बीजेपी ने, भैया टिकट दे दिया तो अच्छे ही होंगे। लेकिन ठुकराल की जो हिंदुत्व वाली छवि है, मुझे नहीं लगता कि शिव अरोड़ा उससे उभर पाएंगे। हाँ। क्योंकि ठुकराल साहब ने भी बहुत अपना प्रयोग करा है, अपनी जो उनकी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो ठुकराल साहब भी कहीं पे कम पानी नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है वो शिव अरोड़ा की सीटी बजा दें। जी बिल्कुल, ये सीटी बजेगी या नहीं ये तो कल पता लगेगा, जी, लेकिन बिल्कुल। जो मीना शर्मा है जो महिला कैंडिडेट हैं उनकी छवि बहुत ही अच्छी बताई जा रही है। रुद्रपुर पे छवि से लेकर उनका काम भी बहुत बिल्कुल। यूनिक रहा है, और वहां पर जब बीजेपी के दो नेता आपस में लड़ जाएं तो तीसरे का कहीं आगे निकल जाना ये स्वाभाविक बिल्कुल, नजर घर आ का रहा है। भेदी लंका ढाई कहा ही जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद मीना शर्मा यहाँ पे बाजी मार जाएं, क्योंकि जो बीजेपी के पूर्व जो अपने वहाँ के विधायक थे और बीजेपी के जो अभी के प्रत्याशी हैं उनके बीच में भी बहुत बड़ी टक्कर है। तो इससे जो नुकसान होगा वो शायद बीजेपी का ही होता हो, मुझे नजर बीजेपी आ का रहा है। नुकसान हो सकता है। और सबसे लेकिन मीना शर्मा के लिए क्या नेगेटिव रहा, मीना शर्मा के लिए ये नेगेटिव रहा कि वहां पर जो वोटिंग पूल है वो बहुत ज्यादा रहा, बिल्कुल 1 लाख से ऊपर की वोटिंग हुई है। लेकिन मीना शर्मा जी जो हैं वो महिला प्रत्याशी हैं, और सामने से ठुकराल जी जैसे लोग हैं और शिव अरोड़ा जैसे लोग हैं, तो वो भी मुझे लगता है कि एक महिला शक्ति जो है। और दूसरी बात जो हमने जमीनी स्तर पे नोटिस करी कि हो सकता है कि जो व्यक्ति हो वो बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हो, लेकिन मीना शर्मा के बारे में जितने भी रिव्यूज मिले वो बहुत पॉजिटिव मिले। तो ये भी एक बात है। तो शायद मीना शर्मा मुझे लगता यहाँ है पर जीत सकती है या बहुत अच्छे वोट ला सकती बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ये रुद्रपुर विधानसभा भी जो थोड़ा फंसी हुई नजर थी। अगली विधानसभा भी चलते हैं। हर्षित, कौन सी विधानसभा पे ले इसके जा रहे बाद हो? हम शायद भीमताल की बात करेंगे। क्या बात है, भीमताल नैनीताल के पास की विधानसभा, एक ऐसी विधानसभा जो हर बार कुछ अलग करने के लिए जानी जाती है। चाहे वो पिछली बार की बात हो जब राम सिंह कैड़ा ने एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, तो उन्हें बहुत अच्छी जो है वहाँ पर जीत मिली थी। ठीक वही अब यहाँ पलट जाएं तो वो निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी पे शामिल हो जाते हैं, और जनता के रुझान कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये नुकसान वाली बात है कि राम सिंह कैड़ा बीजेपी में शामिल हो गए। बिल्कुल, आपने भीमताल की जो यूनिकनेस की बात करी उसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि कहा जाता है कि हाथी पहाड़ नहीं चढ़ पाता है, लेकिन बसपा का हाथी एक बार भीमताल तक भी चढ़ चुका है। ये है तो भीमताल की जो सीट है वो बहुत जबरदस्त सीट है, वो कब क्या कर जाए कोई नहीं बता सकता। कोई नहीं बता सकता, और हर बार कुछ ना कुछ चेंज यहाँ देखते हैं। तो इस बार क्या चेंज है, इस बार मैं बता दूं कि सबसे जो बड़ा चेंज है राम सिंह कैड़ा के सामने, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कांग्रेस के प्रत्याशी जो कि लगातार वहां पर मेहनत कर रहे थे, दान सिंह भंडारी। बिल्कुल, तो यहाँ पे भी कांटे की टक्कर बनी हुई है। जो पूर्व विधायक हैं, इससे पहले वो निर्दलीय प्रत्याशी हुआ करते थे, इस बार वो बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी की तरफ से टिकट मिला, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी भी वहाँ पे कुछ कमजोर नहीं है। और भीमताल की जो विधानसभा है मुझे लगता है शायद इस पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी विधानसभा है। बिल्कुल, तो वहाँ गाँव तक पहुँचना इतना आसान नहीं रहा होगा हमारे प्रत्याशियों के लिए। जी बिल्कुल। और लाखन सिंह नेगी जो तुरुप का इक्का कहते हैं, तो वो इस तरह से बीच में आए हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। गेम चेंजर ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि लाखन सिंह नेगी भीमताल से आने वाले अगले विधायक हों, क्योंकि मेहनत जारी थी, लगातार फील्ड पे थे। अब फील्ड पे होने के साथ साथ क्या था कि उन्हें राजनीति का एक अच्छा अनुभव है, क्योंकि इससे पहले हुए पंचायती चुनाव जीत चुके हैं, जनता के बीच पे हैं और अभी भी कोई पद पे आसीन है। तो फिलहाल ये तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबले की अगर बात करो, जैसा हमने रुद्रपुर में कहा कि वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, तो ठीक वैसे ही भीमताल में भी त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। लेकिन राम सिंह कैड़ा के लिए खतरा जो है वो बरकरार है, क्योंकि दान सिंह भंडारी भी तैयार हैं और लाखन सिंह नेगी भी तैयार हैं। जी, तो ये आप सभी लोग देख रहे थे हमारी चुनावी परिचर्चा, और हम लोग चाहेंगे कि इस जो चर्चा थी इसको विराम दिया जाए और इसके बाद अगली चर्चा के लिए आप लोग बने रहिए पगडंडी के जी। ये वो 4 जो जिले थे जिनमें हमने बात की, जिनमें हमने आपको बताया कि क्या क्या चेंजेज हैं, क्या क्या परिवर्तन हैं, और ये 4 विधानसभाएं क्या कहती हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे, आगे लोगों से मिलेंगे, और साथ ही साथ आपकी मोहब्बत जो है हमें मिल रही है। और एक छोटी सी सूचना जो कि हर्षित मैं देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, कि कल को हम अपने स्टूडियो से आप लोगों के बीच पर रहेंगे और उत्तराखंड के चुनावों की जो परिचर्चा है, जो रुझान है, उनको आपको अपडेट करते रहेंगे। जो जितने भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि कल
अपने घर पर बैठे रहें और बढ़िया तरीके से अपने टूल बार पर पगडंडी सर्च करें, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़ें, तो हम आपके बीच पर रहेंगे लाइव अपडेट्स के साथ, लाइव रुझान के साथ। और वो पहला दफ़ा होगा जब हम आपके बीच पर अपने चैनल के माध्यम से लाइव आ रहे होंगे। तो आपका सपोर्ट, हमारा सपोर्ट जब मिलेगा तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल हो सकती है हमारे लिए और आपके लिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया इतनी देर बने रहने के लिए। जय श्री कॉलेज अल्मोड़ा आपको होटल मैनेजमेंट के साथ ही पैरामेडिकल और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी सफल बनाता है। यहाँ आपके लिए डिजिटल क्लासरूम के साथ ही आपको मिलती है मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, वाईफाई इनेबल्ड कैंपस और एक होमली एनवायरनमेंट। तो देर किस बात की, करिए अपने सपनों को साकार। जय श्री कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल स्टडीज।